हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो इस टॉपिक से पूछे गए परीक्षाओं में या जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप देख करके जब भी परीक्षा में जाएं तो इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संघात्मक सरकार के निम्न में से कौन आधार हैं? ए, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, बी, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, सी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध, डी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा डी, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। तो फ्रेंड्स देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के मध्य जो विभाजन किया गया है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के आधार पर किया गया है। जिस देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, संविधान के द्वारा ये बंटवारा स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है, वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है। और जहाँ पर सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्यों के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली होती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि संघीय शासन निम्न में से किस प्रकार के राज्यों के लिए उपयुक्त होता है? बड़े राज्यों के लिए, छोटे राज्यों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए, बड़े राज्यों के लिए। संघात्मक शासन प्रणाली बड़े राज्यों के लिए, जहाँ पर कि विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसका कि आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं, ऐसे देशों के लिए जो है संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो उपयुक्त माना जाता है। छोटे देशों के लिए एकात्मक शासन प्रणाली अच्छी होती है, लेकिन बड़े देशों के लिए, जैसे कि भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर विभिन्न भाषा, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग रहते हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे देशों के लिए जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनके लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बड़े राज्यों के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि शब्द फेडरलिज्म जो है फोडस से ग्रहण किया गया है और निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ए, लैटिन भाषा, बी, फ्रेंच भाषा, सी, अंग्रेजी भाषा, डी, स्पेनिश। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा लैटिन। जो संघ के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, फेडरलिज्म का प्रयोग होता है, ये जो है फोडस से लिया गया है। फोडस जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। तो 3 का ए, लैटिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि आमतौर से संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक विषय केंद्र को नहीं दिया जा सकता? ए, पुलिस, बी, रक्षा, सी, करेंसी और बैंकिंग, डी, विदेश। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए, पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकारों को दिया जाता है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास ये विषय नहीं होता है, यह विषय राज्यों के पास होता है। रक्षा, करेंसी और बैंकिंग, विदेश, यह जो है केंद्र के विषय हैं, यानी कि संघ सूची में ये विषय रखे जाते हैं और इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। लेकिन पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी पुलिस जो है वो राज्यों के अधीन आता है या केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है। तो आमतौर से आप जानिए कि पुलिस जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था में यह विषय जो है वो केंद्र को नहीं दिया जाता है, बल्कि यह राज्यों का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, पुलिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ए विकल्प दिया है कि एक स्थान से शासन का न होना, बी, केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, सी, केंद्र और राज्य में की दोहरी सरकारें हों, और डी, एक केंद्रीय शासन हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा जो विकल्प दिया गया है सी, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें हों।
संघात्मक संविधान की तो बहुत विशेषताएं होती हैं, लिखित संविधान हो, दोहरी शासन व्यवस्था हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो ये सब कई विशेषताएं उसमें हैं। उसमें से जो विकल्प दिया गया है, इस विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प है केंद्र और राज्य के मध्य दोहरी सरकारें। यानी कि जिस देश में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र की अपनी अलग सरकार होती है, राज्यों की अपनी अलग सरकार होती है, यानी वहाँ दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, वहाँ पर संघात्मक संविधान होता है और ये संघात्मक संविधान का लक्षण है। तो 5 का सी, केंद्र व राज्य में दोहरी सरकारें, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद, प्रेस। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी, न्यायपालिका। मैंने कहा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और यह बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद ना हो। केंद्र सरकार अपने सीमा क्षेत्र में रहकर कार्य करे और राज्य सरकारें अपने सीमा क्षेत्र में रहकर कार्य करें। लेकिन अगर कभी भी इस तरह का कोई विवाद आता है केंद्र और राज्यों के बीच, तो उस विवाद को समाधान करने के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका बनाई जाती है। न्यायपालिका क्या करती है? ये न्यायपालिका जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षक होती है, और यह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर नियंत्रण रखती है कि दोनों जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्य करें। संविधान की जो प्रावधान है उसका उल्लंघन न तो केंद्र सरकार करने पाए, न राज्य सरकार करने पाए, और अगर उनके बीच का कोई विवाद होता है तो उसको समाधान करने का प्रयास भी न्यायपालिका करती है। इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र जो है वो न्यायपालिका को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, न्यायपालिका, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित कथनों को पढ़िए। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। कारण है यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, संघात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं उसमें है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए, क्योंकि यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उसका समाधान करती है। तो देखिए, कथन की जो है कारण व्याख्या कर रहा है, दोनों सही हैं। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला देखिए दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस प्रकार के सरकार विश्व राज्य के सरकार के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है? ए संघात्मक, बी एकात्मक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए संघात्मक। संघात्मक सरकार में जो है कई राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाता है। इसी तरह से एक विश्व संघ की कल्पना की गई है जिसमें कई स्वतंत्र देश, यानी कि पूरे विश्व के जो स्वतंत्र देश हैं उन स्वतंत्र देशों को मिलाकर के एक संघ बना दिया जाए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर विश्व के सभी देशों को मिलाकर के एक संघ बना दिया जाएगा, सबको एक शासन के अधीन, एक केंद्रीय सत्ता के अधीन ला दिया जाएगा, तो आपसी विवाद जो है राज्यों के वो समाप्त हो जाएंगे। तो जिस तरह से राज्यों को मिलाकर के संघ बनता है, उसी तरह से विश्व के देशों को मिलाकर के एक वैश्विक संघ की कल्पना की गई है। तो वही प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार की सरकार विश्व राज्य के नमूने के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो वो संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? ए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, बी संघात्मक व्यवस्था, सी संसदात्मक व्यवस्था, या डी एकात्मक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी संघात्मक व्यवस्था। द्विसदनवाद का मतलब है कि संसद व्यवस्थापिका के 2 सदन हों। जैसे भारत में है, भारत की व्यवस्थापिका है संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसे यहाँ पर व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, उसको हम कहते हैं द्विसदनवाद। तो ये द्विसदनवाद जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है, क्योंकि एक सदन जो होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें जनता के चुने हुए लोग आते हैं, और व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है, उसमें राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। इसीलिए उसका नाम ही राज्यसभा रखा जाता है, क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि व्यवस्थापिका का जो पहला सदन होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
तो इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, जो कि एक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो द्विसदनवाद जो है किसकी विशेषता है? ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मिल रखना है। उत्तर है कि विकल्प है कि ए केसी वियर, बी हरमन फाइनर, सी एवी डायसी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर होगा डायसी। यह स्टेटमेंट जो है वो डायसी की है। डायसी का बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल। इस शब्द को ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल। तो संघात्मक राज्य की परिभाषा देते हुए डायसी ने ही कहा था कि संघात्मक राज्य है ऐसा राज्य होता है जो राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखता है और राज्य के अधिकारों के मध्य सामंजस्य भी बनाए रखता है, उनमें मेल भी बनाए रखता है। तो यह डायसी की परिभाषा है। तो 10th का सी एवी डायसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। देखिए यहाँ 4 विशेषताएं दिए गए हैं। अब इसमें बताना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, यानी भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था का गुण पाए जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी विशेषता भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में दिखाई देती है। ए शक्तियों का बंटवारा, बी शक्तियों का पृथक्करण, सी तीसरा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए फ्रेंड्स, जो संघात्मक शासन व्यवस्था का गुण होता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो उसमें से आप देखेंगे तो शक्तियों का बंटवारा ये भारतीय संविधान में पाई जाती है। भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था में भारतीय जो है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दोनों के बनाए हुए कानून यदि टकराते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है मान्य होता है, राज्यों का कानून नहीं मान्य होता है। तो इस तरह से सूचियों के माध्यम से भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये गुण है। शक्तियों का पृथक्करण जो है वो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है और ये भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था का ये गुण है ही नहीं, तो यह ना ही भारतीय संघीय व्यवस्था में ये पाया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये संघात्मक शासन व्यवस्था का गुण है जो कि भारतीय संघीय व्यवस्था में पाया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व यह जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था का गुण है, तो ये संघीय व्यवस्था का गुण है ही नहीं, तो इसकी चर्चा ही नहीं होती है। संघीय व्यवस्था का 2 गुण यहाँ दिया गया है, पहला और तीसरा, और ये पहला तीसरा संघीय व्यवस्था का जो गुण है वो भारतीय संविधान में भी पाया जाता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की भी विशेषता है। इसलिए पहला और तीसरा यानी कि 11 का सी देखिए, पहला और तीसरा जो है यही जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निपटारा। तो भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। कह रहे हैं कि दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, यानी कि जो अमेरिका में पाई जाती है भारत में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स उसका उत्तर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो विकल्प होगा वही आपका उत्तर सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है, भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में जो है केंद्र सरकार को दी गई हैं, जबकि अमेरिका में जो है वो राज्यों के पास होती हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। लेकिन दोनों में समानता क्या है, ये डी वाला है जो कि पूछ रहा है कि समानता क्या है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है और अमेरिका में भी। तो 12 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन के द्वारा, केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा।
तो देखिए फ्रेंड्स, संघात्मक राज्यों में जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, और ये संविधान के संशोधन के द्वारा ही ये ऐसा कोई परिवर्तन संभव हो पाता है। तो 13 का सी जो विकल्प दिया है संविधान संशोधन के द्वारा, वो सही है। यानी संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान के संशोधन द्वारा किया जा सकता है। तो 13 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। यह किसने कहा? लास्की, ग्रीन, मिल, लिंडसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है यह जो है हेराल्ड लास्की का है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। तो यह जो है लास्की का स्टेटमेंट है। 14 का ए हेराल्ड लास्की सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा डी, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए, आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के जितने लक्षण हैं उसको याद होना चाहिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में विशेषता ये होती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, दोहरी सरकारें होती हैं, संविधान की सर्वोच्चता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, दोहरी नागरिकता होती है। तो ये सब जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। तो अगर आपको इसमें से देखिए एक कोई भी एक उठा सकता है, 3 नहीं देगा उसमें से एक दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए संविधान की सर्वोच्चता दे दिया, तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है क्या है? संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी। अगर यहाँ इसको न देकर के दे देता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो वो सही हो जाता। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्य लक्षण है। उसके बाद जो अन्य लक्षण मैंने बताया, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी शासन व्यवस्था, तो ये सब भी संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी एक दे सकता है। इसलिए आपको सारी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी, संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित कथनों को पढ़िए। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया। कारण कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय और स्थानीय सरकारें संयुक्त होती हैं। देखिए, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया, ठीक है, लेकिन समर्थन इसलिए नहीं किया कि एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय और स्थानीय सरकारें संयुक्त होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो कारण दिया है ये भी सही है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्र और स्थानीय सरकारें दोनों संयुक्त होती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस आधार पर संघात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया था वो ये नहीं है। वो ये था कि वो चाहते थे कि भारत में बहुत से जाति धर्म के लोग, बहुत से संप्रदाय के लोग, बहुत से भाषा के लोग रहते हैं, तो सबकी को एकजुट करके उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया कि अलग अलग राज्य बना दिए जाएंगे, मतलब कि ताकि अलग अलग राज्यों को कुछ स्वायत्ता दे दी जाएगी। उन अपनी स्वायत्ता का उपयोग करते हुए वो अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करेंगे और इससे राज्यों में सामंजस्य भी बनेगा और देश की एकता भी बनी रहेगी। तो भारतीय स्थिति को देखते हुए, भारत की विशाल राज्य को देखते हुए, यहाँ पर जो क्षेत्रीय विविधता थी, जो भाषाई विविधता थी, जो विभिन्न जाति संप्रदाय धर्म के लोग रहते थे, उन सब को देखते हुए भारत में सामंजस्य बना रहे और एकता बना रहे, इसलिए भारत के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया। तो उनका समर्थन करने का आधार इसलिए था कि भारत में एकता की स्थापना हो और राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे। तो इस आधार पर उन्होंने संघीय सरकार का समर्थन किया। तो कहने का मतलब कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो दिया है कि संघीय व्यवस्था एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय और स्थानीय सरकारें संयुक्त होती है, इसलिए जो है संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया, ये गलत है। मैंने बताया क्यों किया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन की कारण जो है व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प बी आप देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ कई विशेषताएं संघात्मक शासन व्यवस्था की लिखी गई हैं। इसमें से कौन सी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है आपको यही बताना है।
ठीक है। अब देखिए नंबर 1 दिया है लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। केंद्र और संघांतरित इकाइयों में के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, ये नहीं होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है वो शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, संघात्मक की नहीं है। और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल यानी राष्ट्रीय व्यवस्थापिका जो है दो सदनीय होगी, तो ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसके 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ये संसद के 2 सदन हैं। तो फ्रेंड्स पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं, दूसरा जो है इसका सही नहीं है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो बी विकल्प जो है पहला, दूसरा और चौथा यही जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाता है। 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि संघात्मक सरकार एक कमज़ोर सरकार है क्योंकि यह आकस्मिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती है। बी कह रहा है सामाजिक आर्थिक विकास नहीं कर सकती है। सी स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ नहीं कर सकती है। डी राजनीतिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर जो है यह होगा कि संघात्मक सरकार को एक कमज़ोर सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। संकट काल के लिए सबसे अच्छी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था मानी जाती है क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, तो वो उन शक्तियों का प्रयोग करके बेहतर निर्णय ले सकती है और संकट काल में बेहतर जो है समाधान दे सकती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि शक्तियां बटी होती हैं इसलिए यह कहा जाता है इसकी आलोचना में कि यह शासन व्यवस्था जो है वो संकट काल के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है। तो 18 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का उदाहरण नहीं है, यानी कि कह रहा है कौन से देश का संविधान जो है संघात्मक नहीं है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी ग्रेट ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर डी ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो है वो एकात्मक संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो 19 का डी ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के वितरण पर, राज्यों की शक्ति पर, राष्ट्र की एकता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौता पर। तो देखिए भारतीय जो संघवाद है यानी भारत में जिस संघवाद को अपनाया गया है वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया फ्रेंड्स कि भारत में संघवाद को इसीलिए अपनाया गया क्योंकि इससे देश की एकता बनी रहे और राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो जाए। तो इससे जो है राज्यों के बीच सामंजस्य बनेगा और देश की एकता बनी रहेगी। तो भारतीय संघवाद जो है वो बल देता है राष्ट्र की एकता पर। तो 20 का सी जो है राष्ट्र की एकता पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की, लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता की, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा 21 का ए लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। संघात्मक संविधान की जो विशेषता होती है फ्रेंड्स उसमें विशेषता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक लिखित और कठोर संविधान होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरा जो है सरकारें होती है, केंद्र की सरकार अलग होगी, राज्य की सरकारें अलग होती हैं। तो ये सब जो है और संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो यानी लिखित संविधान और शक्ति का विभाजन किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है। तो 21 का ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि जो लेखक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है या बहुलवादी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा डी बहुलवादी। बहुलवादी जो है राज्य को संघों का संघ मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य जो है वो समुदायों का एक समुदाय है। राज्य में जैसे राज्य अकेला जो है एक संघ नहीं है, राज्य अकेला जो है वो राज्य के अंदर जो है वो समुदाय नहीं है, बल्कि जिस तरह से देश के अंदर बहुत से समुदाय होते हैं उन समुदायों को मिलाकर के राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य को ये संघों का संघ मानते हैं। कौन मानता है? बहुलवादी। जब आपको बहुलवाद बताया गया था तो यही बताया गया था
कि राज्य जो है वो क्या है, वो संघों का संघ है, समुदायों का समुदाय है। तो 22 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालयों का प्राधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, एकात्मक सरकार इसका उत्तर देखिए। एकात्मक सरकार जो है वो भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मक सरकार पाई ही नहीं जाएगी। वहाँ सारी शक्तियाँ एक जगह होंगी ही नहीं, वहाँ शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये एकात्मक सरकार जो है वो भारतीय संघवाद का विशेषता नहीं है। इसको छोड़ करके जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं, चाहे शक्तियों का विभाजन हो, वो भारतीय संघवाद में पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में पाई जाती है। न्यायालयों का स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भी भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो 23 में ए को छोड़ करके बाकी सब विशेषता है, तो 23 का ए ही सही उत्तर होगा। 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसमें संघांतरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स प्रश्न को समझिए आप, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न ये कर रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसके 2 सदन होते हैं। एक जिसको पहले सदन को हम प्रथम अथवा निम्न सदन कहते हैं और दूसरे सदन को हम द्वितीय अथवा उच्च सदन कहते हैं। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में जो केंद्रीय विधायिका का हो चाहे व्यवस्थापिका का हो, एक ही बात है। जो संघीय विधायिका है या केंद्रीय विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो है संसद का पहला और निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है संसद का दूसरा और उच्च सदन है। लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वहाँ जनता के चुने हुए लोग जाके बैठते हैं। और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पर राज्यों के चुने हुए लोग जाकर के बैठते हैं। तो ठीक है, इतना तो समझिए आप। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त नहीं है। समान प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है? जैसे कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था वो पाई जाती है, बहुत से देश ऐसे हैं जो कि उनके यहाँ मान लो 20 राज्य हैं, तो सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिए गए हैं कि आप बराबर संख्या में अपने प्रतिनिधि को चुन करके उच्च सदन में भेजेंगे। यानी एक एग्जाम्पल मैं मान लो बता रहा हूँ मैं कि जैसे अमेरिका है, संघात्मक शासन व्यवस्था का है, तो उसने मान लो कह दिया कि भाई 10 राज्य जो है, 10 सदस्य जो है प्रत्येक राज्य भेजेंगे। तो चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा, वो अपने 10 लोगों को जो केंद्रीय विधायिका है उसके उच्च सदन में भेजेगा। तो यानी कि अमेरिका के मान लो 20 राज्य हैं, तो 20 राज्य से 10-10 लोग आएंगे। हर राज्य 10 अपने प्रतिनिधियों को यानी 10 लोगों को चुन करके उच्च सदन में भेजेगा। तो क्योंकि सब राज्य बराबर भेज रहे हैं, बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेज रहे हैं, तो इसे कहेंगे समान प्रतिनिधित्व। यानी वहाँ पर राज्य छोटा है कि बड़ा ये मायने नहीं रखता है, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कि राज्यों को बराबर अधिकार नहीं दिया गया है। अगर बड़े राज्य हैं तो वो ज़्यादा लोगों को चुनकर भेजेंगे, छोटे राज्य हैं तो कम भेजेंगे। यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, यानी जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ से ज़्यादा लोग चुन के आएंगे, जिस राज्य में कम जनसंख्या है वहाँ से कम लोग चुन के आएंगे। तो ऐसे राज्यों को कहते हैं कि वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कहने का मतलब कि जिस देश में राज्य जो है बराबर संख्या में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उच्च सदन में भेजते हैं, तो वहाँ कहा जाएगा समान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों को। और जहाँ पर राज्य जो है जनसंख्या के हिसाब से अपने प्रतिनिधियों को उच्च सदन में भेजते हैं, जिसकी जनसंख्या कम है जिस राज्य की, वो कम लोगों को भेजेगा, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा लोगों को भेजेगा, तो वहाँ कहा जाएगा समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो प्रश्न यही कर रहा है कि कौन से निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में, यानी 4 राज्य दिया गया, कह रहा कि इसमें से किसमें जो है संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि कहाँ पर जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ उत्तर होगा भारत। भारत का जो उच्च सदन है, आप जब भारत में देखोगे, चार्ट देखोगे कि किस राज्य से जो है राज्यसभा के लिए कितने लोग चुन के आते हैं, तो वो आपको बराबर नहीं दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा राज्य है तो यहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं, गोवा छोटा राज्य है तो वहाँ से कम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, यहाँ जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है। ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा प्रतिनिधित्व, कम जनसंख्या कम प्रतिनिधित्व।
जबकि इसको छोड़ करके जो ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका ये मायने नहीं रखता है, सबको बराबर संख्या में अपने प्रतिनिधियों को उच्च सदन में भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 24 का बी भारत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि भारत में किस कारण से संघात्मक शासन है? न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, संविधान लिखित है इसलिए, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया इसलिए, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। इस क्वेश्चन में ए, बी, सी तीनों संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तीनों संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं और तीनों भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में भारतीय शासन में शामिल भी हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, भारत में संविधान लिखित भी है, भारत में संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण भी है। तो उत्तर क्या होगा तीनों में से? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा आपका? सी। यानी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियों के बंटवारे का आधार है वो ये है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यही मेन आधार है। इसके बाद अन्य विशेषताएं तो गौड़ हैं, उसके बाद आएंगे। अगर ये नहीं है तब हम अगले विचार करेंगे, लेकिन अगर ये विकल्प दिया गया है और तीनों में से अगर एक ही चुनना है तो हमारा उत्तर सबसे ज़्यादा यही होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगर यहाँ कूट दिया होता कि ए बी सी तीनों सही हैं या बी सी सही है तो हमारा उत्तर ए बी सी तीनों होता, क्योंकि ये तीनों विशेषताएं भारतीय संघ में पाई जाती हैं। लेकिन अगर तीनों में से एक ही पूछ रहा है तो सी उत्तर जो है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो हमारा सबसे बेस्ट उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 का सी, केंद्र और संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि भारत की संघीय व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय कहा? फाइनर ने, वेबर ने, आमंड ने, केसी वियर ने। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर डी होगा, केसी वियर। केसी वियर ने जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को जो है वो अर्धसंघात्मक कहा। तो इसका 26 का डी, केसी वियर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्तें नीचे गलत अंकित की गई हैं? यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए जो विशेषताएं बताई गई हैं, यहाँ 4 में से कौन सी विशेषता जो है वो गलत है या कौन सी शर्त जो है गलत है? संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कुछ शर्तें होती हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था तभी काम करेगा, तो उसमें से कौन सी गलत है? एकता और स्वायत्तता की इच्छा, भाषा और संस्कृति का समुदाय, आर्थिक साधनों की असमानता, राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता। तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर होगा सी, आर्थिक साधनों में असमानता। देखिए, संघात्मक व्यवस्था होने के लिए यानी संघ क्या है? वो राज्यों का संघ है। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक से अधिक राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। तो जो एक से अधिक राज्य मिलते हैं उनके लिए मिलने की क्या शर्तें होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, वहाँ भाषा की एकता होनी चाहिए, संस्कृति की एकता होनी चाहिए, यानी सब कुछ एकता वाली बात होनी चाहिए। वहाँ अनेकता वाली बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ असमानता की बात नहीं होनी, समानता। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको कि कौन सी शर्तें हैं, तो आप ये देखिए, जो जिस विकल्प का उत्तर ये दिया हो कि इसमें असमानता है, ये असमानता हो, यानी भाषा में असमानता, तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। यानी कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था अच्छी सफल तभी होगी जब वहाँ एक ही समुदाय के लोग, एक ही संस्कृति के लोग, एक ही भाषा के लोग अगर समान विचार उनका मिल रहा है और वो मिल करके एक संघ बना रहे हैं तो ज़्यादा सफल होगा। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया, एकता और स्वायत्तता की इच्छा होनी चाहिए। यानी कि सभी लोग जो है, जो संघ बना रहे हैं राज्य, उनके अंदर स्वायत्तता की भी इच्छा हो और देश की एकता भी बनी रहे, इसकी भी इच्छा हो। संघात्मक शासन व्यवस्था यही होती है, उसमें राज्यों को स्वायत्तता भी मिलती है और सब राज्य मिलकर के एक होते हैं तो देश की एकता भी बनी जाती है। तो ये तो उसका गुण है। भाषा और संस्कृति का समुदाय होना चाहिए, यानी वहाँ पर जो राज्य संघ बना रहे हैं उनमें भाषा और संस्कृति की एकता होनी चाहिए, समुदाय होना चाहिए। और राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता होनी चाहिए, यानी वहाँ की जो नागरिक हैं वो राजनीतिक प्रेरणा से युक्त हों। अगर उनके अंदर राजनीतिक प्रेरणा नहीं है तो वो संघ बनाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो जब तक राजनीतिक प्रेरणा नहीं होगी तब तक संघ का निर्माण नहीं होगा। आर्थिक साधनों की असमानता, मैंने कहा आपको सीधा फार्मूला ये है कि जहाँ भी असमानता हो वहाँ आप उसको इस तरह की क्वेश्चन हो जहाँ दिया हो कि शर्तें कौन सी है संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए, तो उसमें जो असमानता वाला विकल्प होगा वही उत्तर सही होगा। तो 27 का सी, आर्थिक साधनों की असमानता सही है।
क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि संघ राज्य पद्धति का सार है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी विसंघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था और सौदेबाजी का संघ व्यवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उनमें राज्यों के बीच में वो पारस्परिक सामंजस्य है, दोनों के बीच सामंजस्य बना हुआ है, एक दूसरे के अपेक्षाओं का लोग सम्मान कर रहे हैं, वहाँ पर सामंजस्य है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, तो ऐसी शासन व्यवस्था को, ऐसी संघात्मक राज्य को हम कौन सा राज्य कहेंगे? तो वो है सहकारी संघ व्यवस्था। सहकारी संघ व्यवस्था वह होती है जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बनता है, जहाँ केंद्र और राज्य जो है इस सूझबूझ से एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश का विकास करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि संघ राज्य पद्धति का सार यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है। यानी कि द्विमार्गी यातायात का मतलब इधर से भी जाएगा उधर से भी आएगा, यानी ताली केवल एक हाथ से नहीं बजी, केंद्र राज्यों का सहयोग करेगा, राज्य केंद्र का भी सहयोग करेंगे। इसी को कहते हैं पारस्परिकता और सामंजस्य। तो जहाँ पारस्परिकता और सामंजस्य बना रहेगा उसे हम कहेंगे सहकारी संघ व्यवस्था। तो 28 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका लक्षण है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो दोहरा शासन ये संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्यों की सरकार। तो इसी को कहते हैं दोहरा शासन। तो दोहरा शासन किसका लक्षण है? वो संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। तो 29 का सी सही होगा। नंबर 30 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ये संघात्मक जो लिखा गया है इसको अमेरिका के सामने होना चाहिए था। तो क्वेश्चन आपका बनता कि भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक, यानी किसमें जो है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर होगा डी, ब्रिटेन संघात्मक। ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ब्रिटेन एकात्मक होता तो सही होता, लेकिन यहाँ ब्रिटेन संघात्मक दिया है इसलिए ये उत्तर गलत होगा। बाकी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक सही है, भारत में संघात्मक सही है। तो इसमें 30 का डी, ब्रिटेन संघात्मक, यही गलत होगा और इस प्रश्न का उत्तर यही सही होगा। तो 30 का डी सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।